आइए अब सुनते ही समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया कटरा दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डीजीपी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहसील बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के सरपंच ने अपनी पंचायत की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ की पत्रकार वार्ता, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है 13वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन, और श्रोताओं XMLA मंजीत सिंह ने जिला सांबा के लोगों की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। समय की धारा कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, बस समय उसी का होता है जो इसके साथ चलता है, या यूं, क्योंकि समय का बीता हर पल इतिहास हो जाता है। बीता वर्ष हमारा था, अब इतिहास का हो गया। अब नया वर्ष आया है जो हमारा है। नव वर्ष नव संकल्पों की बेला है, अब के कर लो जो भी हीला है। नव वर्ष का सूर्य नया नवेला है, कर लो नए संकल्प उत्तम ये बेला है। बीते वर्ष हुआ सो हुआ, अब नए वर्ष में आइए हम नई आशाओं और नई उमंगों के दामन थामे आगे बढ़ें, नए संकल्प करें और उनको पूर्ण करने के प्रयास करें। नए वर्ष में हर किसी को नई उम्मीदें रहती हैं। निजी आशाओं के साथ हमारी सामूहिक हितों के लिए भी आशाएं रहती हैं। सामूहिक हितों की बात करें तो हर कोई चाहता है कि बीते वर्ष में विकास के जो कार्य पूरे नहीं हुए वो अब शीघ्र पूरे हो जाएं। विकसित भारत संकल्प योजना के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ हर हकदार को मिले। बैक टू विलेज 5 और माई टाउन माई प्राइड के तहत जो वायदे किए गए हैं, प्रशासन उन्हें पूरा करे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर शीघ्र कार्य हो। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सरकार प्रगति दिखाए। कृषि के क्षेत्र में प्रगति के लिए किसानों को सहयोग प्राप्त हो। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट व दीगर परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो। प्रदेश के नागरिकों की जन भावनाएं हैं कि हमारे प्रदेश में जो कुछ 2023 के दौरान नहीं हो पाया, वह नए वर्ष में प्राथमिकता से पूरा हो, जैसे कि विधानसभा के चुनावों का कार्य, नगर निकायों के चुनाव तथा ग्राम पंचायतों इत्यादि के चुनाव वगैरह के काम। इसके साथ ही हर खासो आम की ख्वाहिश है कि आतंकवाद का पूरी तरह सफाया हो और अमन शांति के माहौल में प्रदेश प्रगति करे। आवाम से भी समाज को बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जन जन से समाज बनता है। इसलिए नए वर्ष में हम सबको ये संकल्प भी करना चाहिए कि हम नागरिक भावना का पूर्ण रूप से परिपालन करें। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां कहती हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अर्थात संकल्पों से सिद्धि के द्वार खुलते हैं, हिम्मत और हौसलों से मंजिलें आसान होती हैं। आइए हम सब अपने नेक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए नए साल से शुभ की आशा के साथ कहें, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, खुशहाली और अमनो चैन की चाहत है। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम के जरिए कटरा से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया।
इस संदर्भ में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो देश के प्रधानमंत्री उसका इनसे हरी झंडी दे रहे हैं, जो कि कटरा से चलकर दिल्ली तक जाएगी और जम्मू में उसका ठहराव रहेगा। पहली जो वंदे भारत है वो बहुत ही कामयाब रही है, थोड़ा समय लेती है, सुविधाएं सारी हैं और यात्रु हो चाहे व्यावसायिक लोग हों वो खुश रहते हैं कि भाई वंदे भारत का सफर जो है वो आसानी से कट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी बतौर सांसद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए ये केंद्र सरकार नरेंद्र भाई रेलवे मंत्री जी से हमने प्रार्थना की थी कि एक जो वंदे भारत है बहुत ही कामयाब है, हमें दूसरी भी वंदे भारत जो है वो मिलनी चाहिए। तो हम खुश हैं इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक और वंदे भारत जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे हैं और एक वंदे भारत कटरा से चलेगी दिल्ली के लिए और दूसरी वंदे भारत जो है वो दिल्ली से चलेगी जम्मू कटरा के लिए। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पिछले 5 वर्ष में न सिर्फ 13.5 करोड़ से ज्यादा नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं, बल्कि ब्रिटेन को छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उनके नेतृत्व में 2027 में भारतवर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। 1953 में राष्ट्र के गौरव पुरुष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की चिंगारी प्रज्वलित की थी और उस उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। आज हम कह सकते हैं उनका बलिदान पूरा हुआ और आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ एकीकृत हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से यहाँ रेल का नेटवर्क विकस रहा है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का प्रतीक होगा यहाँ का रेल नेटवर्क। किस प्रकार रेल घाटी तक पहुंची है, इसका अध्ययन करने के लिए दूर दूर से लोग विशेषज्ञ आएंगे। 1 करोड़ श्रद्धालु वैष्णो देवी में पहुंचना और 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी में पहुंचना, ये हमारे रेल नेटवर्क के स्वागत अभिनंदन का प्रतीक। और कुल मिलाकर के अगर जम्मू कश्मीर देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि आने वाले अमृत काल के बाद हम सन 2047 में शिखर पटल पर जाकर के खड़े होंगे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे, हमारे हिमालय के रिसोर्सेज, हमारे अरोमा रिसोर्सेज, उनकी तरफ पहली बार नजर दौड़ाई गई है। मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया कि डोडा का एक जिला का छोटा सा कस्बा है, वहां से लेवेंडर की खेती का काम शुरू है। केंद्र से हमने CSIR के द्वारा किया, लगभग 3000 नए ढंग के हेल्थ एग्री स्टार्टअप्स वहां से तैयार हुए, लाखों का उसमें मुनाफा है। और वो भद्रवाह का छोटा सा कस्बा दुनिया भर में पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान कहलवाया गया। और इसलिए ये जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे पानी के रिसोर्सेज, जिनकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई, जो भारत की इकोनॉमी आज 4 नंबर पे, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होने से पहले पहले ही 4थे नंबर पर आ जाएगी, 5 से 4थे पर। और जैसे मोदी जी ने कहा कि उनकी तीसरी टर्म वो तीसरी दर्जे पर पहुंचेगी, वो इसी तरह से पहुंचेगी कि ये जो राज्य थे, हिमालयन राज्य, जिनको पहले से तराशा नहीं गया, उनका योगदान रहेगा। और जब भारत उस शताब्दी का उत्सव मनाएगा सन 2047 में, तो उस शताब्दी भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ये कह सकेगा गर्व के साथ कि इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में मेरे भी एक एक नागरिक का योगदान रहा, हिस्सा रहा। मैं भी इस शताब्दी भारत के निर्माताओं में अपने आप को गिन सकता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सुवेन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जो के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं, पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं। और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। टू अस वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इज द 80% डिक्लाइन in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल
अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपने ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी फॉल आउट होती है और फिर उस फॉल आउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूँ इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जाने बचाई हैं जितनी जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में, इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 36 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-2022 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिजार्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की, और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज्यादा कम हो गया। ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स पिछले साल कंडक्ट किए हैं। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है पिस्टल लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं कि वो हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू के रघुनाथ बाजार हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार रहेगी, और हम मानते हैं कि ये हमारा एक अहम बैटल का फ्रंट है। इसमें हम एक सेकंड के लिए कोई कमी नहीं लाएंगे। इसमें हमने पिछले साल 48 सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 76 टेररिस्ट की न्यूट्रलाइजेशन हुई है। तो बाहर के जो घुसपैठिए हैं, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फाइट आगे की है ये एक्चुअली बाहर की घुसपैठियों इन्हीं के खिलाफ होगा। पर लोकल टेररिस्ट जो आइडेंटिफाइड है उनकी पूरी तादाद पूरे JNK में आज के दिन में 31 है, जिसमें से 4 जम्मू जोन के हैं ईस्टवर्ड साइड के, और बाकी कश्मीर वादी के हैं वो 27 के करीब। SPOs हमारे एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और उनके बगैर हम नहीं समझते हैं कि हम अपना पूरा काम अदा कर पाएंगे, और हम उनको समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फाइटिंग मशीन का एक वो पुर्जा बन चुके हैं। उसमें से हमने बहादुर SPO जो चढ़-बढ़ के काम किए हैं कम तनख्वाह के बावजूद, 127 ऐसे SPO हैं जिनको हमने उनकी एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए कांस्टेबल में कन्वर्जन करा है। वेलफेयर मेजर्स के सिलसिले में पिछले साल हमने 77 करोड़ से ज्यादा वेलफेयर मेजर में हमने अपना जवानों को एक्स ग्रासिया रिलीफ, स्पेशल वेलफेयर रिलीफ, नेक्स्ट ऑफ कीन जो पुलिस पर्सनल, डिसीज पुलिस पर्सनल, SPOs उनको मुहैया कराया है। तहसील बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के सरपंच विजय सैनी ने अपनी पंचायत की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। मेरी पंचायत पहले जिले में सरपंच बने हाँ 2011 तो मेरे को 5 ग्रां है, उसले कुलवाल हा, खैरी हा, कोठे सोतरे हा, कोठे कचाइयां और चकड़ा हा। क्योंकि पहले क्यों था कि साढ़े कोल सिर्फ सरपंच कोल नरेगा मनरेगा एक ऐसी स्कीम ही, बाकी जेडे भी फंड्स है वो जां MLA कोल होंदे है जां MP कोल होंदे है। लेकिन अज 2018 बाद जिसलै इलैक्शन हुई, जिसलै अस दोबारा सरपंच बने, सानू एक सेंट्रल गौरमेंट की तरफा दा एक कैपेक्स बजट आया। उस कैपेक्स बजट दे कन्नै जेह्ड़ा सरपंच कोल एक पावर आई, वो हर साल 23 लाख रुपया आंदा। 23 लाख कन्नै ग्रां मतलब थोड़ी काफी डेवलपमेंट जेह्ड़ी होई जंदी है। अज्ज साढ़ा एह् जेह्ड़ा 3 टेन्यूर चला दा 23 लाख दा, एक साल पैह्ला सानू जेह्ड़ा 18-19 च सानू जेह्ड़ा कैपेक्स बजट नहीं आई सकेआ। फिर अगर 20-21-22-23 एह् जेह्ड़ा कैपेक्स बजट है जेह्ड़ा 23 लाख रुपया
ये जेह्ड़ा इहदे कन्नै जेह्ड़ी साढ़े ग्रां दी छोटी छोटी गलियां नालियां तकरीबन जेह्ड़ा मैं अपनी पंचायत दी गल्ल करां कि 90% जेह्ड़ा कम्म साढ़ा तकरीबन अज्ज जेह्ड़ा खत्म हो चुके दा। जल मिशन दे तैह्त मेरी पंचायत च अजे कम्म स्टार्ट नहीं होया। मेरे लेनियां लाग्गे लाग्गे पंचायतां ने तकरीबन उत्थे कुछ बोर भी होई गे न, ट्यूबवैल स्टार्ट भी होई ने केईं जगह और केईं जगह अजे पाइपां पौंदियां, लेकिन मेरी पंचायत जेह्ड़ी है उहदे विच अजे ना कोई अजे ट्यूबवैल बोर होया ना कि जल मिशन दे तैह्त कोई अजे पाइपां पेइयां ने। ते मैं सरकार गे इयै गल्ल आखङ कि मेरी पंचायत जल मिशन दे तैह्त जेह्ड़ी है पिच्छे रवा दी है ते मैं सरकार गे इयै गुहार लाङ तुहाड़े माध्यम कन्नै जिसलै बरसात दा मौसम आंदा 3 म्हीने अस कट होई जन्ने आं उस शमशान घाट कोला। जेह्ड़ा कोई बेचारा चली जंदा इस अपने साढ़े कोला दूर होई जंदा ते उसी गी लेने वास्ते शमशान घाट जाने वास्ते सानूं इन्नी परेशानी आउंदी है कि हद कोला ज़्यादा। मैं सरकार गे आखङ कि मेरी पंचायत दे विच मिगी होर कोई डिवेलपमेंट दी कोई जरूरत नहीं है। ये जेह्ड़ा बेनीफिट है एक भावें अस आखदे नहीं है कि बड्डा पुल बनाया दिओ, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दसदा, लेकिन अस आखने हैं कि इसी स्टील दा बनाया जा, सिर्फ जेह्ड़े एक अर्थी लिए बंदा चली जा ते पैदल लोग चली जान। हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग द्वारा नई सुविधाओं के संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज्यादा यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज तकरीबन 3-3.5 हजार श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के जरिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट चाहे वो हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, सीआरपीएफ की हो, उसको इन प्लेस कर दिया गया है। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है। एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ आरएफआईडी यात्रा कार्ड जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं, ताकि जो हमारी जो टोटल फिगर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमारे कंट्रोल में रहें। होल्डिंग एरियाज की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुंवारी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज रहेंगे जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है, कि आप अपने ऑनलाइन जो बोर्डिंग पासेज हैं या जो टिकट्स हैं चाहे वो आप प्रिंट मोड में लेकर आए या सॉफ्ट कॉपी वर्जन में लाएं, उनका प्रयोग हमारे विभिन्न लोकेशंस पर करें ताकि कतारों में आपको ना लगना पड़े और कम से कम समय में आप दर्शन कर पाएं और फैसिलिटीज का फायदा ले सकें। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा 13वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए भारतीय छात्र संसद के कोऑर्डिनेटर संजय ठाकुर भारती ने बताया, भारतीय छात्र संसद के इस बार पुणे महाराष्ट्र में 13वां कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से जो यूथ है वो पहुंचता है। बड़ी भारी संख्या में इसमें आते हैं। इस छात्र संसद में उन्हें अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिलता है और दिग्गज जो लोग हैं, अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसमें आते हैं, उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलता है। इसमें ये एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है इंस्पायरिंग यूथ एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। ये पुणे महाराष्ट्र में होने जा रहा है। ये 10, 11, 12 3 दिन का ये अधिवेशन होने जा रहा है। ये 13वां अधिवेशन है। इससे पहले 12 अधिवेशन हो चुके हैं। 11वां अधिवेशन जो है वो ऑनलाइन हुआ था कोविड के चलते हुए। इसके अलावा हम इसको फिजिकली जो है वो करते थे। और श्रोताओं, एक्स-MLA मनजीत सिंह ने जिला सांबा के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जो आजकल के दिनों में लगातार बिजली के अनशेड्यूल कट चल रहे हैं। बिजली जो है ये जो अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिन लोगों के कोई बैलेंस रहते हैं बिना उनको नोटिस दिए उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। नहरों का इस वक्त जरूरत है, बारिश नहीं पड़ रही, बिजली भी नहीं है, पंप सेट भी लोगों के नहीं चल रहे, नहर का पानी भी नहीं आ रहा, बिजली लगातार बंद है। बच्चों के एग्जाम आगे आ रहे हैं, बच्चों
जिन्होंने अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है, पूरा दिन बिजली बंद हो रही है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।